ये बजट काफ़ी प्रैग्मेटिक, काफ़ी वेल बैलेंस्ड रहा है। इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी राहत दी है। FY31 में जो डेट टू जीडीपी है, इट विल बी रिड्यूस टू 50%। आज की तारीख में डायरेक्टली हम बजट को फॉरेन फ्लोज से नहीं लिंक कर सकते हैं। देयर वाज अ नीड ऑफ आवर टू एड्रेस करंट चैलेंजेस ऑफ सिक्लिकल सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन और व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। Do you think the capital expenditure growth story is coming to an end? राइट ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट कैपिटल केपेक्स बीइंग लो। बजट के बाद कौन से सेक्टर्स विनर्स होंगे और किन सेक्टर्स से अभी दूर रहना बेहतर होगा? Hello and welcome to Bazaar and Beyond, your premier podcast for in-depth analysis of markets, investments and economic developments. मैं हूं आपका होस्ट शिव नारायणन and today we are delving into the intricacies of the Union Budget 2025. बजट का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तक सीमित नहीं होता, बल्कि मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स और आपकी पर्सनल फाइनेंसेस को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या बजट 2025 अनाउंसमेंट्स शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा या लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक नया रोड मैप तय करेगा? इन सभी सवालों को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर नीलेश सुराना, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया, जो इक्विटी मार्केट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एक सीजन्ड एक्सपर्ट हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू डीकोड दिस बजट बियॉन्ड द हेडलाइंस, इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम नीलेश सर। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो मेरा पहला सवाल, आपके ओपिनियन में यूनियन बजट 2025 के बिगेस्ट हिट्स और मिसेस क्या थे? जिस वातावरण में ये बजट प्रेजेंट हुआ उसके बारे में आई थिंक देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वर गोइंग ऑन। एक तो इंडियन इकोनॉमी में वी हैव सीन सिक्लिकल स्लो डाउन, नॉट स्ट्रक्चरल बट सिक्लिकल स्लो डाउन देखा था। जैसे आपने सेकंड क्वार्टर का जीडीपी नंबर देखा होगा, 5.4% आया था। इट वाज लिटरली ऑलमोस्ट जो हमारी क्षमता है उसके 1% नीचे आया था। सो देर वेर लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड आई मीन वी हैव सीन इन कॉर्पोरेट रिजल्ट ऑल्सो। तो एक तो वो बैकग्राउंड था। दूसरा बैकग्राउंड जो है ग्लोबल रिलेटेड, चाइना में स्लो डाउन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो यूएस में हो रहा है, जो हम सबको मालूम है कि देयर इज़ अ रेजीम चेंज और उसकी वजह से भी काफ़ी सारे पॉलिसीज़ एंड विल चेंज। सो इन दैट कंटेक्स्ट मेरे हिसाब से ये बजट काफ़ी प्रैग्मेटिक, काफ़ी वेल बैलेंस्ड और बहुत डेफ्टली बैलेंस बजट रहा है, जो दो पहलुओं को अच्छे से बैलेंस करते हैं। कौन से दो पहलू हैं? एक तो वापस ग्रोथ लाना, जैसे कंज्यूमर, जैसे इकोनॉमी में स्लो डाउन था, थोड़ा गवर्नमेंट केपेक्स कम था, बट अर्बन कंजम्पशन में भी काफ़ी साइंस थे कि वो स्लो हो रहे थे। तो ये बजट उसको क्लियरली एड्रेस करता है और उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सो ग्रोथ एंड रिलेटेड टू जॉब, आई थिंक दे हैव सॉर्ट ऑफ targeted that and achieve that. Along with that, government finances काफ़ी constrained रहते हैं। तो आप फ्रीबीज तो दे सकते हैं, बट यू हैव टू मैनेज द फिजिकल डेफिसिट जो बोलते हैं, जो आपका जो खर्चा इनकम से ज़्यादा क्या है, उसमें ये काफ़ी आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इफ यू हिट एंड मिसेस। देन इन टर्म्स ऑफ द की हाईलाइट इज़ दैट फिजिकल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर का 4.4% किया है। और इसमें भी एक, अगर आप थोड़ा सा इस द वे द बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एक क्रेडिबिलिटी है फिजिकल डेफिसिट की। और क्रेडिबिलिटी आती है कि आपके जो अजम्पशंस जो थोड़े कंजर्वेटिव होने चाहिए एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट होने चाहिए। सो कंसिस्टेंट कंजर्वेटिव आप अजम्पशंस देंगे और फिजिकल डेफिसिट मीट करेंगे, देन ओनली इट गेट्स क्रेडिबिलिटी। सो आई थिंक दैट इज़ दी, आई वुड से द फर्स्ट हाईलाइट। और उसके थोड़े टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं। 4.4% नेक्स्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट है, पर उसके अंदर भी जो क्वालिटी डेफिसिट है, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, उसका मतलब दी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड डेफिसिट ज़्यादा है, विच इज़ गुड, एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज़ लो. So that is one. I think these are the two, I would say. And the second, the first part which I was saying कि जो growth में एक impetus दिया है, जो हम सबको मालूम है कि इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी राहत दी है 1 लाख करोड़ की, और उसका थोड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. I think these were the two sort of highlights in terms of the current environment. आपने अभी फिजिकल डेफिसिट की बात की, उसमें क्या अंडरलाइंग अजम्पशंस हो सकते हैं? फिजिकल डेफिसिट, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसके कुछ अजम्पशंस रहते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि अजम्पशन काफ़ी रियलिस्टिक हैं, प्रैग्मेटिक है, कंजर्वेटिव हैं.
तो एक तो ये होता है कि इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, फर्स्ट अजम्पशंस तो वहाँ से आता है कि टैक्स कलेक्शन डिपेंड्स ऑन दैट। तो उसमें जो बजट में अनुमान किया है 10.1% नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ में, FY26 की बात कर रहा हूँ, जो साल 1 अप्रैल 2025 से सड़क चालू होगा। तो 10.1% इज़ अ वेरी रियलिस्टिक नंबर, क्योंकि आप 4%, 4-4.5% का इन्फ्लेशन लेते हैं, तो इवन इकोनॉमिक सर्वे सेड अराउंड 6.5%, 6.3% ग्रोथ। सो फर्स्ट इज दैट, and then they have assumed a revenue growth of around 11%, both tax and non tax revenue, उसमें भी काफ़ी रीजनेबल assumption है, और एक्सपेंडिचर कर्टेल किया है, डायरेक्टेड किया है अराउंड 7% ग्रोथ। सो आई थिंक ओवरऑल assumptions आर रियलिस्टिक। और जैसा मैंने पहले बोला, दो पहलू हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ डेफिसिट। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो पहले 35-40% था प्री कोविड, बट कोविड आने के बाद काफ़ी सारा हेल्प सपोर्ट करना पड़ा, इट वेंट टू ऑलमोस्ट 70-80%, बट नाउ अगेन इट इज़ कमिंग डाउन टू 33%। सो द क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज़ ऑल्सो रीजनेबली सॉर्ट ऑफ गुड। अब ये फिजिकल डेफिसिट का बाकी के उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट शोज़ द गार्ड रेल्स, इट हैज़ लॉट ऑफ implications, it has implication on borrowing program and thus interest rates, it has also implication on what the country's rating is, right? इंडिया की जो लास्ट रेटिंग रिवर्जन, सोवरेन रेटिंग रिवर्जन हुई थी जून 2020 में, so there is a possibility, and they look at all these parameters, how much is the borrowings and all, and lastly government has also given a glide path कि ये डेफिसिट किस दिशा में जाएगा नेक्स्ट 5 साल में। ऑफ कोर्स assumptions चेंज हो सकते हैं काफ़ी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द ग्लाइड पाथ व्हाट दे हैव सेड इज कि जो एब्सोल्यूट डेट है उसको हम सॉर्ट ऑफ रिड्यूस करेंगे। सो इन दैट कंटेक्स्ट दे हैव सेड कि आज से 5 साल बाद FY31 में जो डेट टू जीडीपी है, जो भारत का जो डेट टू जीडीपी अभी 57% है, उसको हम, द एब्सोल्यूट डेट मीन्स परसेंटेज एब्सोल्यूट डेट विल बी रिड्यूस टू 50%. So what is 57% debt will reduce to 50 odd percent. So all that will come under fiscal deficit, which is basically कि आपकी आमदनी कितनी है और खर्चा उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं। लास्टली ऑन फिजिकल डेफिसिट जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बजट का भी देखती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी देखती हैं। सो ऑल पुट टुगेदर आई थिंक इन द कंटेक्स्ट ग्लोबली जिस दिशा में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है वो ओवर स्पेंड और उनके डेफिसिट हैव गॉन स्लाइटली हायर और आउट ऑफ हैंड, आई थिंक इंडिया इज़ इन अ वेरी वेरी सॉलिड मैक्रो economic shape because of this fiscal deficit, fiscal sort of discipline, I would say. और ये बजट इंडिया की फिजिकल क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करता है? क्या उसका फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज और करेंसी पर कोई इम्पैक्ट रहेगा? The rating agencies जो होती हैं, they obviously look at, among the most important parameter is debt to GDP, fiscal deficit. So it gives credibility to the glide path, to the guardrails, etc. So there is a possibility that all else being same, because of this sort of discipline, there is a possibility that India's rating, sovereign rating upgrade could happen over a period of time. So that has multiple implications on currency and thus foreign flows. आज की तारीख में डायरेक्टली हम बजट को फॉरेन फ्लोज से नहीं लिंक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है ग्लोबली, राइट? डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, बट आई वुड से दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ FII flows, which is the portfolio flows, as well as जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज होते हैं FDI के थ्रू। ओके सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल बजट में अनाउंस किए गए टैक्स ब्रेक्स पर आपके क्या थॉट्स हैं? Yeah, so the most important headline, as all of us have read, is the income tax break. Yes. So एक गवर्नमेंट ने एक बजट का जो पिवट है, सेंटर है, अभी लास्ट 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे था। आप रोड, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, चाहे रोड, रेलवेज, मल्टीपल थिंग्स पे था, वो ज़रूरी भी है, उसका मल्टीप्लायर रहता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, बट उसको इस बार थोड़ा बैलेंस किया है, इट हैज़ मेड इट टुवर्ड्स मोर कंजम्पशन साइड। अभी वक्त में ज़रूरी भी था, बिकॉज एज आई सेड देयर वाज सम स्लो डाउन साइन, और कोविड के बाद काफ़ी सारे कोहोर्ट्स, काफ़ी सारे सेगमेंट्स वर एक्चुअली इम्पैक्टेड बाय लेस इनकम, and that income also getting in either eaten away by inflation or EMIs, etc. So there was a need to give a bit of fillip or boost to the consumption side. So government ने एक काफ़ी बड़ा move किया है, which is very targeted to slightly more urban consumption, salaried class in particular, and they have doled out as per their calculation almost 1 lakh crore in terms of foregoing the इनकम टैक्स। तो उसमें कंसेशंस दिए हैं, और लिटरली एज ऑल ऑफ अस नो नाउ एनीवन हु इज अर्निंग अप टू 12 लाख हैज़ टू पे
zero tax. In fact, 12.75 lakhs if he's a salaried employee, he or she, then he has to pay nil tax. So that I think is the one of the moves government have taken to Yes. address the situation, as well as assuming that some multiplier of that would happen. So definitely that's a positive sign for the economy. Yeah, it is indeed. It is, as I said, the context is there is a bit of slowdown, and it will have it will boost consumptions directly. The impact of such thing will have immediate effect, right? Sure, Unlike a sure. multiplier effect which happens over capex, and they have not done at the expense of capex. It's just that it's been slightly sort of balanced. So it is positive for the economy, and also it would have what is called positive sentiments. Consumer sentiments will also sort of improve. Yeah. Absolutely. Thrilled to know that. Yeah. ये जो इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम की सब बात कर रहे हैं, क्या उससे स्टॉक मार्केट वॉल्यूम्स इंक्रीज होने की संभावना है, या वो रिटेल लोन्स जैसे कि कार लोन या होम लोन को ज़्यादा ड्राइव करेगा, या फिर प्योर कंजम्पशन को? Let's say average whoever is earning anywhere between 10 to 25 lakh, there is a savings of 50, 70, 80,000. Now that how it will be used is very difficult to sort of say at this moment. Right. But I think it may be spread across everything. It may be spread across savings product. There can be some more borrowing. Those who were borrowing may slightly borrow more. Sure. And there can obviously definitely be more. Given the trends, there will be more expenditure or more spending. Yeah. So, or in general, so the spending I would say is will be more on the discretionary side. या तो आप goods खरीद रहे हैं. The largest consumer discretionary item is autos, right? Vehicles, etc. But there are many other consumer durables and all. Or it can be spending towards leisure and travel and multiple things. So Gen Z may prefer expensive concert tickets over SIPs. Yeah, possibly. Maybe, as I said, it's difficult. But see, Indians have habitual savers. So there would be some portion which will go into savings, right? And there would be, depending on, as you said, segments, there can be more spending also, obviously. Let's now talk about India's growth story. ये बजट इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कौन से की एलिमेंट्स हैं जो इस नैरेटिव को रीइंफोर्स या चैलेंज करेंगे? देखिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी हैज़ वेरी लॉन्गर टर्म सॉर्ट ऑफ पिलर्स, एंड बजट इज़ वन इवेंट. आई मीन देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच हैपन ऑन अ डे टू डे बेसिस. बट दैट सेड, आई थिंक जो मैक्रो फाउंडेशन हमारी जो इकोनॉमिक फाउंडेशन इज़ वेरी सॉलिड, एंड बजट जस्ट रीइंफोर्सेज मैनी ऑफ दोज एलिमेंट्स. वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट फिजिकल डिसिप्लिन. तो उसके काफ़ी लॉन्गर टर्म इम्प्लीकेशंस हैं ऑन बोरोइंग्स, on ratings, on stability of currency. So budget just reinforces and gives a proper glide path on that. That is one. Second is government का जो focus area है, which is quality of the spending. capex spending. अगर capex के बारे में कहें तो जैसे आज से 5-6 साल पहले as a percentage of GDP, government used to spend about 1.8%. Now they've been spending around 3%. So it just continues that sort of directive. And there was a need of our to address current challenges of cyclical sort of slowdown or what's happening globally. And in that context, budget has given to very directed impetus towards middle class, towards more money in the thing. So I think in that context, it is sort of positive for the economy, both from a longer term lens, because it's just continuity of what they have been doing, as well as also addressing the need of the hour and the cyclical challenges. Nice. Positive times ahead. Yes. Okay. Do you think the capital expenditure growth story is coming to an end? Right observation that and a lot of talks about capital capex being low, and we have seen the reaction of many capital capex oriented stocks. I think to put in context, one, as I said earlier, that the capital expenditure increased dramatically in last 5-7 years. In fact, in last 8 years, it gone almost 3x. Last 5 years, if I have to include government and state and public sector undertakings all put together, about 8 years back, they were spending about 6 lakh crore. It went to 20 lakhs crore. Central government number were around 10-11 lakh crore, which also doubled pre-COVID to now. So they did the heavy lifting after the COVID in terms of capital expenditure. So what the budget has done is the resources are constrained. So they have maintained the capital expenditure at growth around 10%. And I think there is one element that
there is so much you can spend given the execution challenges. Right. So that also should be kept in mind. Say last year, whatever was budgeted was not used, maybe because of election, but beyond a point, how much you can sort of do. For example, roads, 10 years back, we used to construct about 4,000 kilometers. It went to almost 14,000 kilometers. So to that extent, I think very pragmatic approach. It is not that capital expenditure has been degrowing or been curtailed. It is also growing at around nominal GDP growth, which is what it's sort of possible. And also इसमें ये भी देखना पड़ता है कि ये तो गवर्नमेंट स्टेट, as I said, central government, there are state government activities, there are public sector undertakings, there are public sector bodies like NHAI, or lastly, private sector has to also a role on capital expenditure. ये है कि from a stock market context जो last 2 दिन में हुआ है in terms of correction in capital goods, because थोड़े expectations ज़्यादा थे, valuations ज़्यादा थे. But all in all, I would say that it's not at the expense of capital expenditure, or it's not the expense of defocusing on that, but it's just that within the kitty you're trying to focus more on consumption side. So makes a lot of sense, sir, that consumption is increased, but capex is just stagnant, as you would say. Yeah, it's maintained. I mean, Maintained. It's that, yeah, absolutely. Yeah. सर, अब बात करते हैं हमारे लिसनर्स के फेवरेट टॉपिक की, स्टॉक मार्केट्स. बजट अनाउंसमेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और पोटेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपका इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर क्या व्यू रहेगा? अगले कुछ महीनों में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है? बजट एक पहलू है, एक इवेंट है. आई मीन मार्केट में दूसरे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने बोला ग्लोबल इवेंट, एंड वी टच्ड ऑन दैट. देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली. एंड ऑल्सो वी हैव बीन सीइंग मार्केट हैज़ ऑल्सो करेक्टेड बिफोर द बजट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 years वी हैव सीन अ ड्रॉ डाउन, जो ऊपर से करीब 12 से 15% मार्केट करेक्ट हुआ है, डिपेंडिंग ऑन विच सेगमेंट यू आर लुकिंग एट इट. राइट. That is because of FII selling, that is because of slowdown, etc. I think in the current sort of context, first is because of this time price correction which happened in last 5-6 months, valuations have become reasonable. जो मार्केट का जो वैल्यूएशन हम पी मल्टीपल पे लेते हैं FY27, जिसके हम 6-8 महीने बाद बात करेंगे 1 year फॉरवर्ड, वो 17 के नीचे है, 17 के नीचे. सो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज FIIs have sold so heavily in last 4-5 months. That is, the selling is also to do with what's happening in US, etc. So I think valuations, number one, has become reasonable. What was slightly expensive, या जो थोड़े segments में fraud था, all that has been cleared. सेकेंड इज़ ये जो मार्केट में जो करेक्शन हुआ है उसका एक रीज़न था कि इकनॉमी में स्लो डाउन भी आया था, 5.4% GDP ग्रोथ. सो जैसा हमने डिस्कस किया है, बजट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट सो दैट many of those constrained cyclical factors can sort of bounce back. Government spending will also sort of increase, etc. But I think given the valuation, given the global context, Yes. मेरा मानना ये है कि market will give decent return, but people should pare down the expectations. So what we are communicating is 3 things, that if you are looking at, first of all, you need to have 3 to 5 years time frame in equities, which is always more so now. But if your expectation is more like, say, 12 to 15% return over a 3 to 5 year period, and you're investing in a staggered way, then I think, including budget, the overall, that's sort of the view. That one should pare down the expectation, but remain constructive. So view on the market is positive, but वो हमको पुराने returns, पुराने high returns देख के वो हमारी उसका क्या बोलना चाहिए, उसका हमको वो assume नहीं करना चाहिए. Words of wisdom, sir. बजट के बाद कौन से सेक्टर्स विनर्स होंगे और किन सेक्टर से अभी दूर रहना बेहतर होगा? शिव, इसमें ऐसा रहता है कि जैसे कोई इवेंट होता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बट कोई भी सेक्टर पे व्यू लेना, उसमें बजट इज़ वन एंगल, देयर आर अदर एंगल्स अटैच टू इट. क्या उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, कि उसके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं. सो ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि आफ्टर द करेक्शन काफ़ी सारे सेक्टर्स रीजनेबल और अट्रैक्टिव हो गए हैं. तो बड़े सेक्टर्स में मैं 2-3 सेक्टर्स जो वी आर पॉजिटिव, एक तो बैंकिंग सेक्टर है. सो बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली लार्ज बैंक्स, दे हैव बिकम वेरी रीजनेबल. और उसका एक कारण ये भी है कि FII की जो मैक्सिमम सेलिंग हुई है वो बैंकिंग में हुई है, बैंकिंग स्टॉक्स में हुई है. सो एक वो एरिया या सेक्टर
वी आर पॉजिटिव ऑन. दूसरा, ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे हम लोग पॉजिटिव थे बिफोर द बजट ऑल्सो, एंड बजट हैज़ लेंडेड फर्दर सॉर्ट ऑफ टेलविंड और इम्प्यूटस दैट. और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का रीज़न ये था कि जैसे हमने बताया कि जो मास कंजम्पशन है वो कोविड के बाद बराबर उभरा नहीं था. जो हम के शेप रिकवरी की बात करते थे कि लीजर ट्रैवल अपर सेगमेंट वाज डूइंग वेल बट मास सेगमेंट वाज नॉट डूइंग वेल. तो उसमें इन्फ्लेशन नाउ कंट्रोल में है. वी वुड सी सम, we talked about budget, but we'll see the RBI also most likely cutting interest rates, and also so we'll see mean reversion in growth in that mass consumption segment. So that is we are positive on. And third, हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग साइड में चाहे वो हेल्थ केयर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, ये तीन सेक्टर्स हम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव हैं. कौन से सेगमेंट्स अवॉइड करने चाहिए उसमें उसका नॉट नेसेसरली विद बजट. एज आई सेड, सम सेगमेंट्स हैव मूव टू फास्ट टू सून, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, जिसको बोलते हैं फ्रॉथ है, कि आपकी रुपए की चीज़ 2-2.5 रुपए में मिल रही, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो उसमें जो सेक्टर्स लास्ट 2-3 साल में बहुत ज़्यादा चले हैं और the valuations have gone particularly on the EMS side या फिर आप some of the industrial side, I think उधर one has to be slightly sort of careful. But all in all, I would say it's more to do with that a balanced portfolio, because now with the after the correction you are getting enough choices. A balanced portfolio will do much better rather than only few specific sort of stocks or sectors. Wow, very insightful, sir. और रिटेल इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल वॉलेटाइल मार्केट के किन मेजर्स को अपनाना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए? बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया है. तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को द सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्रा है असेट एलोकेशन का. तो एक जो डिसिप्लिन ऑफ असेट एलोकेशन, मार्केट में उतार चढ़ाव होती रहती है, उसको मेंटेन करना चाहिए. असेट एलोकेशन जैसा भी आपके गोल्स हो तो उस हिसाब से इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आजकल काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए हैं हाइब्रिड्स, जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, सिंगल फंड. तो उसमें जो भी असेट एलोकेशन है, आई थिंक दैट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड इज़, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके 3 चीज़ हैं कि एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल हैं, लो टीन्स रिटर्न बोले 12-15% रिटर्न, इक्विटीज़ में टाइम पीरियड 3 to 5 years है, और आप एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट बहुत सस्ता भी नहीं है, तो SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर ये 3 चीज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी डिसअपॉइंटेड. बट द मोमेंट यू आर टेकिंग अ शॉर्ट टर्म व्यू और रेजिंग द एक्सपेक्टेशन, देन आई थिंक देयर कैन बी something. I think it's back to basic. Many times मेरा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर, द बेस्ट थिंग इज टू नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट कंटिन्यू विद द डिसिप्लिन ऑफ एसेट एलोकेशन, जस्ट कंटिन्यू विद द बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ का आपने जो SIP कमिटमेंट किया है उस पर करें. Hybrid funds, as I said, makes a lot of sense, particularly for a new set of investors. And if that be the case, then India is a beautiful growth market, and it will not disappoint. Disappointment will come only if the expectations are reasonable, or in equities if you have a very short-term time frame. Equities के अलावा, how do you see the budget impacting other asset classes like fixed income, real estate, and gold? I am looking more at equities, but I'll just sort of give our observation. देखिए, फिक्स्ड इनकम में एक जो ट्रेंड हो रहा है इज़ दैट हमारे इंटरेस्ट रेट्स विल सॉफ्टन. सो हमारे हाउस का भी मानना है कि अबाउट 25 to 50 basis point इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होंगे. वो एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड के लिए उसका एक there is one angle attached to that. When the interest rates come down, then the NAV sort of appreciate. But that apart, that is one sort of thing. Gold is very complicated, but generally when there is so much of global volatility and we are seeing that many countries are having very high deficit and debt, it generally sort of does well. So I think not specific to the budget, I think today one should have, as I said, a balanced allocation. और उस context में particularly for retail investor, there are many products which combines all the asset class, and it leave it to the expert to sort of fine tune the allocation. And they are called, let's say, multi-asset fund, वो equities में predominantly invest करते हैं 50 to 65%, fixed income में भी invest करते हैं और gold में भी invest करते हैं, और उसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट इक्विटीज़ का मिलता है. सो आई थिंक दोज आर सॉर्ट ऑफ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच इन्वेस्टर्स शुड लुक एट इट. Absolutely. Nilesh sir, a huge thank you for sharing your expertise and helping us decode the key takeaways from this year's budget. Thank you. Pleasure was mine. This budget lays out a roadmap that balances growth, fiscal prudence, and long-term economic reforms.
मार्केट्स, की सेक्टर्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर बजट का इम्पैक्ट तो अगले कुछ महीनों में अनफोल्ड होगा, और इसीलिए आप जैसे इन्वेस्टर्स को हमेशा इन्फॉर्म्ड और एजाइल रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन वैल्यूबल लगी, then don't forget to subscribe to Bazaar and Beyond for more such expert insights on markets, investments, and economic trends. And if you have any thoughts or questions, we love to hear from you. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। मैं हूं शिव नारायणन, साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.